बीजेपी चाहती है एनसी के दो फाड़ कर दे और हुबहू हो रहा है। बीजेपी क्यों चाहेगी? और एनसी ये गलत इल्जाम है। एनसी में ऐसा हो रहा है कि वो कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। एलओपी बार बार कह रहे हैं कि एनसी में एकनाथ नहीं दोनाथ शिंदे हैं, एनसी के 15-20 एमएलए टूटने वाले हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए उनकी हुकूमत से नाखुश हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है जनाब? कौन लोग आपके साथ? हमारे साथ 20 लोग। वो एमसी से पूछो, हमें क्या पता है। हमारे साथ तो 90 के 90 एमएलए टच में रहते हैं। आप बयान देखते हैं उमर साहब की किस तरह दे रहे हैं? भैया अब मैं थोड़ी उमर अब्दुल्ला साहब को स्क्रिप्ट लिख के दूंगा कि ये बयान दो तो ये नहीं दो। वो तो चीफ मिनिस्टर है, वो तो बयान दोनों ने देना है। इतना घेरा हुआ है, कोई काम नहीं कर सकते हम हैं। वो कहाँ घेरा है जनाब? इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो ऐसा बयान देते जनता परेशान हो जाती है। आपने देखा शराब पे बयान किस तरह दिया अब उन्होंने? मैंने तो थोड़ी उमर अब्दुल्ला साहब को लिख के दिया कि ये बयान दे दो शराब के ऊपर। उमर साहब ने कहा कि ड्यूअल बहानेबाजी, ड्यूअल कंट्रोल पावर सिस्टम सही नहीं है, अफसर हमारे मानते नहीं। ये बहानेबाजी है जनाब। अफसर की ट्रांसफर करने से क्या सरकार चल पाएगी? क्या ये बहानेबाजी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर सुनिए। बताइए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जहां इंजीनियर्स की ट्रांसफर्स में पैसा लिया गया है। लेकिन अगर इस इंटरव्यू के बाद उमर साहब ने कहा कि सबूत लेके मेरे पास आइए, मैं इंतजार करूंगा कि हमसे कोई सबूत मांगे, और हमसे कोई सबूत मांगेगा एक नहीं कई सबूत हैं, कोई मांगे तो सही। जम्मू कश्मीर में सरकार के लगभग 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन सरकार में जो एमएलए हैं वो परेशान। जिस पार्टी ने समर्थन दिया कांग्रेस ने, वो कांग्रेस पार्टी परेशान, मायूस, और जो काबीना के वजीर हैं उन पे संगीन करप्शन के इल्ज़ाम, और जब मंत्री बयान देते हैं उससे जनता परेशान। ऐसे मेरे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के साबिका अध्यक्ष और सीनियर नेता रविंद्र रैना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया। उमर साहब का एक बयान आया था कि हमारे खुद के हालात सही नहीं है, हम किसी के हालात के बारे में क्या कहें। ये प्री इलेक्शन के बयान थे, लेकिन हुबहू वैसा हो रहा है। आपने सीएम को परेशान कर दिया है, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को परेशान किया है, काम नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ तक कि एलजी साहब जब नशा मुक्त भारत का अभियान चला रहे हैं, तमाम एमएलए साथ रहते हैं, डीसी साथ रहते हैं, एसएसपी आईपीएस ऑफिसर साथ रहते हैं। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब किसी जगह जाते हैं, एसडीएम एसएचओ तक साथ नहीं रहते। ऐसे आपने इनको दुखी कर दिया है। किस तरह सरकार चलेगी आखिरकार? जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल पूरे होंगे अक्टूबर में। चुनी हुई सरकार को वो सारे इख्तियारात हैं जिससे वो लोगों की खिदमत का, लोगों की भलाई का काम कर सकती है। आपने देखा जम्मू कश्मीर के असेंबली में जब बजट पेश हुआ, पिछली बार भी जब उमर साहब ने बजट पेश किया, इस मर्तबा भी उन्होंने सालाना जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने कुछ ऐलान किए। फिर उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट में सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग की कि हमारे एजेंडेस को कैसे पूरा किया जाए। वो कोशिश कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं। हुकूमत चलाना उनका काम है, हुकूमत का मैंडेट उनको है। लेकिन अगर वो हुकूमत चलाने में फेल हैं, उनसे हुकूमत चलाई नहीं जा रही, इसके लिए हम कसूरवार नहीं हैं। हर रोज़ कितने ट्रांसफर्स के ऑर्डर निकलते, कभी चीफ इंजीनियर्स, कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, कभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, अलग अलग महकमे के एस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स बड़े पैमाने पर होता है। टूरिंग है, फंडिंग अलॉट होती है। असेंबली का जो बजट सेशन था तो अलग अलग स्कीम्स के लिए जो फंड्स की एलोकेशन थी वो किसने की? वो एलजी साहब ने नहीं किया, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने किया। रैना साहब सरकार का हिस्सा आप रह चुके हैं। पिछला यहाँ पे असेंबली थी उसका हिस्सा रह चुके हैं आप हैं। तब स्टेट थी, लेकिन अब यूटी है। उमर साहब ने कहा कि ड्यूअल कंट्रोल पावर सिस्टम सही नहीं है, अफसर हमारे मानते नहीं। ये बहानेबाजी है जनाब। अफसर की ट्रांसफर करने से क्या सरकार चल पाएगी? क्या ये बहानेबाजी है। सरकार उसकी होती है जिसके पास फाइनेंस होता है। सरकारों का काम क्या होता है? डेवलपमेंट करना, लोगों को दरपेश मुश्किलातों को दूर करना सरकारों का काम होता है। फंड्स मरकज की हुकूमत शरेआम जो फंडिंग है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो मरकज की हुकूमत कर रही। खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि अगर मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल मदद ना करती तो उनकी हुकूमत घुटने के बल 1 साल के अंदर अंदर आ जाती।
मरकज की मोदी साहब की हुकूमत अगर जम्मू कश्मीर को लिबरल फंडिंग, उमर साहब जितना पैसा मरकज से मांगते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसा आता है, लेकिन वो सारा फंड्स यूटिलाइज हो, वो सारा फंड प्रॉपर तरीके से लगे, लोगों की बेहतरी के लिए लगे, ये तो यहां की चुनी हुई सरकार का काम है। मोदी साहब, मरकज की हुकूमत, अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर को फंड्स दे सकते हैं, लेकिन मौके की मॉनिटरिंग, मौके के अंदर यहां ग्राउंड पर उसकी यूटिलाइजेशन, उस पैसे का डेवलपमेंट के कामों को सही तरीके से लगाना, वो तो जम्मू कश्मीर हुकूमत का काम है। अभी आपने देखा शिवराज सिंह चौहान साहब आए थे, पिछले साल उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना के कामों को दिया। इस साल 3800 करोड़ और पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना को दिया। लेकिन अब अगर यहां की हुकूमत वो पैसा लगाने में फेल हो रही है, उसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना। निखिल राणा साहब, इंजीनियर्स किसके हैं? जेई से लेके चीफ इंजीनियर तक सारी ट्रांसफर्स कौन करते हैं? मिनिस्टर करते हैं। आईएएस ऑफिसर किसके पास है? मैं कहता हूं आईएएस ऑफिसर हेड किसके पास है? आप ये बताइए कि देखिए एलजी साहब वो नशा मुक्त अभियान करते हैं, हम खुश हैं, पूरी जनता खुश है, पूरे लोग खुश हैं, लेकिन जब वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग उनके साथ होते हैं, लेकिन जब उमर साहब किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं एक एसएचओ तक, एक एसडीएम तक उनके साथ नहीं रहता, वो दुखी हो चुके हैं। ऐसे में सरकार कैसे चलाएंगे, मंत्री उनके कैसे मानेंगे? और यही शायद कारण है कि मंत्री उनके एमएलए उनसे खफा हैं। देखिए, जहाँ तक मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की बात है, उन्होंने बहुत अच्छा एक मिशन जम्मू कश्मीर में, उसको सब ये जो ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने एक अभियान छेड़ा है, बहुत शानदार तारीफ करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा वो सवाल कुछ और था। अब अगर तमाम आला अफसरान ड्रग्स को ख़त्म करने का अहद लें, मिशन मोड पर काम करें, तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या है। बाकी उमर साहब भी कहीं जाते हैं, ये चीज़ें आप गलत तरीके से मत पेश करिए। अभी आप सिविल सेक्रेटरीट में देखिए, पिछले दिनों में देख रहा था, उन्होंने तमाम जितने कमिश्नर सेक्रेटरीज थे उनकी मीटिंग बुलाई कि जनाब जो असेंबली में बजट में हमने ऐलान किया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको उन्होंने रिव्यू किया। कौन कहता है? ये झूठी इल्जाम तराशी बंद होनी चाहिए। नहीं, आप ये बताइए कि मरकज पैसा देती है, मरकज पूरा कोऑपरेट सपोर्ट कर रहा है। ये बताइए मुझे कि जब मरकज से मिलने गए, पिछली बार बजट बन रहा था, राजस्थान मीटिंग थी, फाइनेंस मिनिस्टर से उमर साहब मिले कि जम्मू कश्मीर को शायद कोई स्पेशल ग्रांट्स मिलेंगे, शॉल भी डाले उन्होंने, लेकिन और उल्टा ये एलिगेशन लगाती कांग्रेस हाईकमांड में दिल्ली जाके कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेटिंग है, और यहाँ जब उमर साहब मिलते हैं कोई भी आउटपुट नहीं निकलता है, कोई स्पेशल ग्रांट्स नहीं मिलते। मैं आपसे ऐसे में ये बताइए किस तरह के तरह का फंड्स आता है? मैं आपको 2 मिनट्स मैं आपसे लेना चाहूँगा। बहुत हंगामा हुआ असेंबली के अंदर एक शासकीय स्कीम्स के तहत जो जम्मू कश्मीर को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया गया, फंड्स दिए गए विदाउट इंटरेस्ट। बहुत बड़ी रकम जम्मू कश्मीर हुकूमत को डेवलपमेंट के कामों को लेकर दी गई, और वो सारा का सारा पैसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के डिस्पोजल पर रखा गया। वो पैसा किसने दिया? मरकज़ की हुकूमत ने दिया। हज़ारों नहीं लाखों करोड़ की अमाउंट है। उमर साहब ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से बात की, मरकज़ के वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी से बात की, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से बात की, ऐसे स्पेशल और वो स्पेशल जिससे वो अपने मैनिफेस्टो के वादे नहीं मेरी बात सुनो। अब मैनिफेस्टो के वादे जो है पूरे करने नहीं दोगे, स्पेशल ग्रांट मैनिफेस्टो बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मैनिफेस्टो बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, बीजेपी का नहीं है, हमारा नहीं है। इसी तरह तो आप सरकार को रोक रहे हैं। नहीं सुनिए, स्पेशल ग्रांट्स मिलेंगे नहीं। एक मिनट, मैं स्पेशल ग्रांट्स की बात करता हूं। लाखों करोड़ शासकी में जम्मू कश्मीर फाल नहीं करता था। जब उमर साहब ने मोदी जी से, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की, लाखों करोड़ जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मरकज़ की हुकूमत ने डेवलपमेंट के कामों पर दिया, और सारा का सारा पैसा उमर अब्दुल्ला साहब के डिस्पोजल पर है। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना पिछले साल 5,000 करोड़, इस साल 3800 करोड़। ये परसों शिवराज सिंह चौहान आए थे, 5 लाख नए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में।
गरीब लोगों के मकान, हाईवेज, टनल्स, ठीक है, ये जो बड़े बड़े ब्रिजेस, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए पैसा वाइब्रेंट, जो मिल रहा है वो एक मिनट में आप साहब ये बताइए मुझे, एक मिनट, यहाँ जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस है, ये न्यूज चल रही है कि बीजेपी चाहती है एनसी के 2 फाड़ कर दे, और हुबहू हो रहा है। बीजेपी क्यों चाहेगी? और एनसी ये गलत इल्जाम है। एनसी में ऐसा हो रहा है कि वो कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। आपने इनको इतना डरा के रखा हुआ है कि फारूक साहब कहते हैं कोई कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होगा, उमर साहब ने कहा जल्द हो जाएगा एक्सपेंशन, और आज वो बयान देखिए, हुकूमत उमर अब्दुल्ला साहब की है, बीजेपी देख रही है कब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और एनसी के 2 फाड़ हो जाएंगे। क्या इस तरह चलाएंगे आप इस तरह जम्मू कश्मीर को? हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमत के सरकर्दा उमर अब्दुल्ला साहब हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ने डरा के रखा है। अब कैबिनेट का, अब देखो, कैबिनेट का एक्सपेंशन करना ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, ये उनके इख्तियार में आता है कि वो कैबिनेट में किसको कब मिनिस्टर बनाएंगे, किसको क्या डिपार्टमेंट देंगे, ये तो चीफ मिनिस्टर साहब का अधिकार है। ये मैंने नहीं करना है, मैंने थोड़ी कैबिनेट एक्सपेंशन करना है। जिस तरह 15-20 एमएलए आपके टच में है, एनसी बीजेपी की टच में है, जैसे ही कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और आप एनसी को 2 फाड़ कर देंगे, ये भी बताया जा रहा है। ये बेबुनियाद इल्जाम, यही बताया जा रहा है कि ये हम क्यों करेंगे? हाईकमांड तक ये बात पहुंची है कि एमएलए नाखुश होने के बाद पार्टी से अब मेरी बात सुनिए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए उनकी हुकूमत से नाखुश हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है जनाब? मैं तो चीफ मिनिस्टर तो हूं नहीं। कसूर तो गिनवाया मैंने आपको। नहीं, कसूर गिनवाना गलत है। हाँ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो परफॉर्मेंस है उनकी मिनिस्टर्स की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, को आपने इतना घेरा हुआ है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो कहां घेरा है जनाब? इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ऐसा बयान देते जनता परेशान हो जाती है। अब आपने देखा शराब पे बयान किस तरह दिया उन्होंने? अब मैंने तो थोड़ी उमर अब्दुल्ला साहब को लिख के दिया कि ये बयान दे दो शराब के ऊपर। कंफ्यूजन है ना अंदर से भी, जहां यहां से दिल्ली मिलने जाते हैं वहां से मसले हल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? कांग्रेस हाईकमांड को लिखती है एनसी और बीजेपी के अंदर से सेटिंग है, जब आउटपुट निकलता है जीरो। कांग्रेस क्यों, यहां से जनता कोई मुद्दा उठाती है उसको उमर साहब ऐसा बयान देते हैं। देखिए, अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कांग्रेस ने यहां की गवर्नमेंट बनाने में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को बनाने में सपोर्ट किया है, और अब तो वही दिल्ली लिख रही है कि एनसी बीजेपी इकट्ठे हैं। तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर कांग्रेस यहां की दिल्ली को लिखती है तो मैंने थोड़ी कांग्रेस को बोला है कि लिखो। बताइए उमर साहब परेशान होंगे कि नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे? भैया, ये उन दोनों ने जब अपना इलेक्शन लड़ा था, बयान देखते हैं उमर साहब की किस तरह दे रहे हैं। भैया, अब मैं थोड़ी उमर अब्दुल्ला साहब को स्क्रिप्ट लिख के दूंगा कि ये बयान दो, तो ये नहीं दो, वो तो चीफ मिनिस्टर है, वो तो बयान दोनों ने देना है। आपने लिखा शराब नो शराब, उनने कहा कि हम खींच के नहीं लाते। भाई, हम शराब के अगेंस्ट हैं, ड्रग्स के अगेंस्ट हैं। किस तरह देखते हैं? क्या सीएम उस तरह का बयान देना जचता है? देखिए, यहां तक बात शराब की है, हम सब जानते हैं कि नशा किसी भी किस्म का हो, वो शराब हो, वो नारकोटिक ड्रग्स हो, वो सारे बंद होने चाहिए। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, ठीक था। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। जम्मू कश्मीर ने पिछले 35-40 सालों में बड़े जुल्म और सितम देखे हैं, दहशत गर्दी के खौफनाक मंजर जम्मू कश्मीर ने देखे हैं, और ये नशे का कारोबार यहाँ बंद होना चाहिए। मैं इसमें सियासत नहीं करूँगा, तो मैं इसमें कोई सियासी नुक्ताचीनी नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से नशा बंद होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। आप लोग खुद गवाह हैं, उस रोज़ आप जम्मू कश्मीर असेंबली की प्रेस गैलरी में थे जब मैं एमएलए था, और मैंने जम्मू कश्मीर असेंबली में 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में बिल लाई थी कि जम्मू कश्मीर में टोटल शराबबंदी होना चाहिए। सबसे पहले वो बिल असेंबली के अंदर लाने वाला रविंदर रैना था, और फिर उस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया था। बाद में हुकूमत टूट गई और उस बिल जो है वो नल एंड वाइड हो गया, कैंसिल हो गया। अलबत्ता मेरा तो शुरू से ही हमेशा इस बात पर मैंने जोर दिया है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए, और उस नशे में शराब भी आती है। जिस चीज़ से नौजवानों का मुस्तकबिल ख़राब हो वो बंद होनी चाहिए। नौजवान का मुस्तकबिल ख़राब होगा तो मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब होगा। इसलिए बिना पॉलिटिक्स, बिना कोई सियासी किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के, किसी को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय हमें मेरा ये ड्रग्स के खिलाफ और शराब के खिलाफ काम मेरा कहने का मकसद ये था कि जो उमर साहब ने बयान दिया वो उसकी लैंग्वेज देखी, उस बयान की आपने, तो भैया इसलिए लैंग्वेज है क्योंकि एलओपी बार बार कह रहे हैं कि
एनसी में एकनाथ नहीं दो शिंदे हैं, एनसी के 15-20 एमएलए टूटने वाले हैं। भाई एलओपी जो है, और उमर साहब कहते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको क्या लगता है कि वो एनसी सरकार का, उमर अब्दुल्ला सरकार की तारीफों का झंडा लेके घूमेंगे? पता तो है कुछ, इसीलिए आपको लगता तो है? वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने सरकार की कमियों को तो उजागर करना है, यही तो उसका काम है। कौन वो एकनाथ शिंदे हैं एनसी में जो 15-20 लोग आपके टच वो में हैं? एनसी से पूछो, हमें क्या पता है। कौन लोग आपके साथ टच में हैं? हमारे 15 साथ से 20 लोग। हमारे साथ तो 90 के 90 एमएलए टच में रहते हैं। दुआ सलाम होती है, नमस्ते होती है, दिवाली और ईद की और ऐसा मुबारक बताया होती जा है। रहा है कि जिस दिन कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा उस दिन एनसी से बगावत हो सकती है। ये एनसी वालों से पूछो ना, ये मेरे से क्यों पूछते हो? एनसी के अगर एमएलए एनसी के मिनिस्टर से खफा हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आपने डरा के रखा हुआ है, भाजपा ने डरा के रखा हुआ है, एनसी को घेर के रखा हुआ है, नेशनल काम नहीं कर पा रही। सुनिए जनाब, उमर अब्दुल्ला साहब बयान नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप सुनना वो चाहते कह हैं रहे तो फिर सुनिए। बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अगर खफा हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के अंदर जो वजीर हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनसे खफा हैं। बीजेपी के लोग तो मिनिस्टर है नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोग मिनिस्टर हैं। उनकी कारकर्दगी से जो है वो नाखुश हैं लोग। मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ सुनता हूँ, एक बड़े ऑनरेबल एमएलए थन्ना मंडी हमारे एरिया के हैं, मुजफ्फर खान साहब, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जज की नौकरी छोड़कर सियासत में आए। उनके जो संगीन इल्ज़ाम जनाब मुजफ्फर खान साहब ऑनरेबल एमएलए जो थन्ना मंडी ने लगाए हैं, वो तो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। वो तो उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने फर्स्ट डे से सपोर्ट किया। ऐसा क्या हो गया कि जनाब मुजफ्फर खान साहब जैसी शख्सियत को बाहर आकर ये बोलना पड़ा कि उनके साथ क्रिमिनल इनजस्टिस हुआ है, और वो साफ साफ हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने यहां तक धमकी दी है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करूंगा, धरना दूंगा, और फिर भी नहीं सुनी गई तो मैं हंगर स्ट्राइक पर चला जाऊंगा। ये रिजेंटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की उनके मिनिस्टर्स के खिलाफ। अब सवाल इसी के साथ ये भी है कि इससे, और ये मैंने नहीं देखना है, ये उनकी सरकार, उनके चीफ मिनिस्टर साहब ने देखना है। वो देख पा नहीं रहे, इल्जामों की बारिश हो रही है हुकूमत के ऊपर। ये बताइए कि जिस तरह से पीडीपी के महबूब मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया और सजाद लोन साहब ने साफ साफ लिखा कि एक एग्जेन से 24 लाख रुपए लिए गए, 2 साल ट्रांसफ़र के लिए बचे हैं। उनके वज़ीर पे ये एलिगेशन लग रहे हैं कि 30-30 लाख, 50-50 लाख लेके ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई बयान नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया उस पर। किस तरह देखते हैं, क्या सही में इस लेवल की करप्शन हो रही है सरकार में? देखिए, जहाँ तक बात है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, संगीन इल्ज़ाम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर ये संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर के ऊपर लगाए हैं, और लगभग नाम लेकर वो इल्ज़ाम लगाए हैं कि 30 लाख रुपया एक एक ट्रांसफर का मांगा गया है। उसके बाद सज्जाद गनी लोन साहब ने भी एक ट्वीट किया है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जहां इंजीनियर्स की ट्रांसफर्स में पैसा लिया गया है। तो एजेंसीज कहां पे हैं? और बहुत बड़ी रकम ली गई है। वो तमाम लोग जो इस ट्रांसफर करप्शन स्कैंडल में जो विक्टिमाइज हैं, वो हमसे आके मिलते हैं, वो बताते हैं कि किस किस ने पैसा लिया है। चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेईस तक की ट्रांसफर्स के पैसे मांगे जा रहे हैं।
लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा करप्शन। लेकिन अगर इस इंटरव्यू के बाद उमर साहब ने कहा कि सबूत लेके मेरे पास आइए, मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि हमसे कोई सबूत मांगे। हमारे पास एक नहीं अनेकों सबूत हैं, प्रूफ्स, एविडेंस हैं, जहां इंजीनियर से पैसे मांगे गए, पैसे लिए गए और फिर उनकी ट्रांसफर भी जब की गई तो जब उन्होंने उस पर एतराज जताया तो मॉडिफिकेशंस के भी पैसे मांगे गए। इस तरह सिस्टम चल रहा है। जी। लेकिन ये बताइए कि एक्शन क्यों हो रहा है? एजेंसीज कहाँ पे सोई हैं फिर, जब इस लेवल की करप्शन सरकार में चल रही है? मरकज़ के हाथ में एजेंसीज हैं बहुत सारी, वो चाहें तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। मुझे लगता है एजेंसीज अपना काम कर रही होंगी। और ये बताइए कि इतने बयानों के बावजूद सीएम साहब कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके एक एमएलए से बात की, उन्होंने कहा कि शायद ये हाईकमांड की तरफ से आया होगा पैसा, आप जितना जमा कर सकते हो कर लो, 2-3 साल की सरकार है, इसीलिए उमर साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देखिए, मैं इसके ऊपर कोई बयान नहीं दे सकता कि इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स में करप्शन हो रही है और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब क्यों चुप हैं, क्यों खामोश हैं, वो बोल क्यों नहीं रहे, ये या तो वो जानते हैं। इस पर मेरा कोई बयान देना, इस पर कोई इल्ज़ाम तराशी करना, वो मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में कुछ चंद मिनिस्टर्स, मैं तमाम लोगों की बात नहीं करूंगा, हम तो वही बात करेंगे जिसके हमारे पास सबूत हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ हैं, हम वो प्रूफ दे सकते हैं। कुछ लोग तैयार हैं जिनसे पैसे लिए गए, वो छोड़िए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां 3-3 महीने के अंदर ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई है। एक साल में एक ऑफिसर की 3-3 बार ट्रांसफर्स होती है। क्या कारण है, क्या रीजंस हैं? फिर तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो बयान दिया है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल एक पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर रही है ये, और हमसे कोई सबूत मांगेगा, एक नहीं कई सबूत हैं, कोई मांगे तो सही। लेकिन सवाल ये है कि इसका मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है इस सरकार का? जिस तरह से सरकार चल रही है, लोग खफा हैं, अलायंस जो देखिए, जहां तक इस उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का मुस्तकबिल है, लोगों ने 5 साल इस हुकूमत को चलने के लिए मैंडेट दिया है। थंपिंग मेजॉरिटी से इस हुकूमत को लोगों ने सपोर्ट किया था 2024 में। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत के मिनिस्टर्स की जो कारकर्दगी है ठीक नहीं, उससे बहुत बड़ी रिजेंटमेंट पूरे माशरे के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर में है। आज रिजेंटमेंट केवल पब्लिक में नहीं है, आज रिजेंटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस के अंदर है। अभी जो डिनर पार्टी होस्ट की गई एमएलएस की, अंदर हाथापाई तक की नौबत आ गई। कुछ एमएलएस ने किसी एक मिनिस्टर को गिरेबान से पकड़ लिया। मीडिया के अंदर वो सारी स्टोरीज चल रही हैं। आप कहते हो कि लोग परेशान हैं, लोग तो परेशान है ही हैं, अवाम तो बहुत परेशान है ही है। जो चुने हुए एमएलएज हैं, जिन एमएलएज की बदौलत उमर साहब की सरकार चल रही है, उन एमएलएज में अवाम से कई गुना ज्यादा रिजेंटमेंट है। उन एमएलएज का मुस्तकबिल स्टेक पर है। 2 साल होने को हैं और 3 साल के बाद फिर लोग पब्लिक डोमेन में आवाम के पास, लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे। फिर क्या होगा? वहाँ तो 2 ही ऑप्शन दिखते हैं, एक बार पीडीपी, एक बार एनसी। क्या लगता है कोई तीसरा ऑप्शन दिखेगा इस बार कश्मीर में? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ।
मैंने तो अपनी जमात के लिए हमने कोशिश करनी है। अभी पूरे मुल्क में हमने देखा कि बंगाल जैसी स्टेट में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है हमारी। असम हमने जीता, पौंडीचेरी हमने जीता, 5 में से 3 स्टेट्स बीजेपी जीती है। एक स्टेट में कोई फिल्म स्टार, कोई थलपति विजय साहब जीते हैं। बदलाव बहुत तेजी से देखा जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जब अगले इलेक्शंस होंगे तो जम्मू कश्मीर में जेन ज़ी, ये जो यंगर जनरेशन है, युवा है, यूथ, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जम्मू कश्मीर की अगली हुकूमत कौन बनाएगा, ये जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का नौजवान ये तय करेगा। और मैं तो कोशिश करूंगा कि नौजवान बीजेपी को सपोर्ट करे और यहाँ हमारी हुकूमत बने, हम तो कोशिश करेंगे। और आखिरी सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने को जा रहा है, क्योंकि आरएसएस के बड़े नेताओं ने यह बयान दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बात होनी चाहिए, और इसका कश्मीर के जो नेता हैं उनने भी स्वागत किया है। क्या कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं पीएम मोदी साहब? देखिए, जहाँ तक बात है पड़ोसी मुल्कों से बातचीत की, तो हिंदुस्तान ने हमेशा अपने तमाम हमसाया मुल्कों के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो बस में बैठ के लाहौर गए थे और उन्होंने उस वक़्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बाद में आगरा बुलाया था, लेकिन धोखा पाकिस्तान ने दिया था। वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए, नवाब शरीफ उस वक़्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वालहाना इस्तकबाल किया, पूरी दुनिया खुश हो गई, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने कारगिल के अंदर घुसपैठ करके वहाँ माहौल ख़राब कर दिया था। फिर दोस्ती होते होते वही तकरार ही बनी रही। 2014 में जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर की हल्फ ले रहे थे, उन्होंने तमाम सार्क देशों के जो ममालिक हैं, साउथ एशियन जो हमारे कंट्रीज़ हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, सार्क की रीजनल कोऑपरेशन को लेकर जो हमने जो सार्क ममालिक, वो तमाम मोदी साहब ने 2014 दिल्ली के अंदर अपनी हलफ शपथ समारोह में उनको बुलाया था। हमने तो हमेशा कोशिश की। मोदी साहब लाहौर भी गए, अफगानिस्तान के काबुल से आ रहे थे तो लाहौर गए। तमाम मुल्कों के साथ हिंदुस्तान जो है दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दगाबाजी की है, धोखा दिया है। धोखा हिंदुस्तान ने नहीं दिया कभी, धोखा उधर से हुआ है। बाकी रही बात डिप्लोमेटिक टाइज की, बातचीत की, डायलॉग की, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जमहूरी निज़ाम में हम यकीन रखते हैं। बातचीत में दोस्ताना माहौल हमसाया मुल्कों के साथ हो, हिंदुस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है और आगे भी हिंदुस्तान की ये कोशिश हमेशा रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ भाजपा के सबका अध्यक्ष जम्मू कश्मीर थे रविंद्र रैना जी, और भाजपा के सीनियर नेता हैं। बातचीत की, लेकिन उमरदुल्ला सरकार पे करप्शन की जो संगीन इल्ज़ाम लगे, इन्होंने कहा कि अगर उमरदुल्ला मुझसे या उनके कोई भी लोग मुझसे संपर्क करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास वो सारे सबूत हैं जिनमें उनके मंत्री ट्रांसफ़र्स के पैसे खाते हैं। क्या उमरदुल्ला सरकार तक ये इल्ज़ामात पहुंचते हैं और वो इन इल्ज़ामात पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जनता जानना चाहती है। अगर किसी मंत्री पे करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या उसको उस पद से हटाना चाहिए था। अब क्या करते हैं इसके बाद? क्या वो रविंद्र रैना जी से बातचीत करेंगे, वो सबूत हासिल करेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे या नहीं, ये देखने वाला समय बताएगा। और तमाम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।